Hello students, welcome back. In the last lecture, we were discussing chemical properties of nonmetals. So today we are going to continue this topic, chemical properties of nonmetals. इस टॉपिक में एक केमिकल प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर चुके हैं जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी. दिस वाज रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद एयर या फिर कह सकते हैं ऑक्सीजन. तो देखो क्या होता है बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में कुछ एग्जांपल्स लिए थे. अगर हम कोयला जलाते हैं तो कोयले को जब जलाएंगे तो ऑक्सीजन गैस जो एयर में प्रेजेंट है ये रिएक्ट करती है कार्बन के साथ और क्या बना लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ऐसे ही अगर आप सल्फर जलाते हो तो जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था कि कोई आदमी टायर या ट्यूब जला देता है तो टायर के अंदर सल्फर होता है, ट्यूब के अंदर भी जो है वो सल्फर यूज किया जाता है बनाते टाइम. तो ये सल्फर जो है वो एयर के अंदर ऑक्सीजन जो गैस होती है उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस. ऐसे ही अगर फास्फोरस को जलाया जाए तो फास्फोरस भी एयर के अंदर जो ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होती है उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, P2O5, दैट इज फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड. और ये फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड एक डाइमर बना लेगा, दिस इज P4O10. तो ये रिएक्शंस हम लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हम इन नॉन मेटल्स को एयर के अंदर जो ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होती है उसके साथ रिएक्ट होता हुआ देखते हैं. अब हम आ जाते हैं सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी. सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद वाटर. तो जैसा कि हमने मेटल्स के केस में देखा था कि मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, तो क्या नॉन मेटल जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा? तो इसका आंसर है नो. नॉन मेटल्स दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर. नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्शन शो नहीं करते. क्यों नहीं करते? इसके पीछे रीजन जो है वो है इनका नेचर. नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर. दिस इज due to the different nature of non-metal and water. Hence there is no interaction between them. No interaction बिटवीन देम. तो देखो बच्चों, वाटर जो होता है उसकी नेचर और नॉन मेटल की जो नेचर होती है ये कंप्लीटली डिफरेंट होती है. वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन मेटल्स ज्यादातर जो है वो नॉन पोलर बॉन्ड्स बनाते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. तो इनका इंटरेक्शन हो ही नहीं पाता आपस में, और इंटरेक्शन नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगी. तो इस वजह से नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते. इसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी. This is reaction of non-metal with dilute acid. तो हमने मेटल्स के केस में ये देखा था कि मेटल्स जो है वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर देते हैं. तो अब हम यही रिएक्शन नॉन मेटल के साथ भी रिपीट करके देखते हैं कि क्या नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है. तो यहां पर भी हमें इसी तरीके का एक ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है. नॉन मेटल्स do not react with dilute acid, hence no hydrogen gas is released. तो कोई हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी क्योंकि नॉन मेटल रिएक्ट ही नहीं करता डाइल्यूट एसिड के साथ. अब इसका रीजन क्या आएगा? तो देखो बच्चों, कोई भी सब्सटेंस एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस तभी रिलीज कर सकता है जब वो एसिड के अंदर जो H पॉजिटिव आयन होता है उसको रिड्यूस कर पाए. तो एसिड H+ आयन रिलीज करते हैं, इस H+ आयन को रिड्यूस जो करेगा
वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करवाएगा। तो ये रिड्यूस कैसे होते हैं H+ आयन? इलेक्ट्रॉन्स की मदद से। तो इलेक्ट्रॉन देने वाली चीजें जो है वो H+ को रिड्यूस कर सकती हैं, लेकिन नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? नॉन मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है ही नहीं। तो अगर इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा तो H+ को रिड्यूस भी नहीं करेगा, और H+ को अगर रिड्यूस नहीं करेगा तो H+ जो है वो हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट नहीं होगा, और इस वजह से रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो यहां पर रीजन में आपको क्या लिखना पड़ेगा? रीजन में हम ये लिखते हैं, नॉन मेटल्स हैव अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। मतलब नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, electronegative in nature, hence they do not release electrons। इनकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है, रिलीज करने की नहीं। एज अ रिजल्ट the H positive ions produced by acids are not reduced to hydrogen gas, hence no reaction is observed। तो ये हो गया रीजन कि नॉन मेटल्स डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट क्यों नहीं करते। अब देखते हैं हम एक और केमिकल प्रॉपर्टी जो एग्जिबिट करते हैं नॉन मेटल्स। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद हाइड्रोजन। बच्चों, हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो दो तरह की प्रॉपर्टी शो कर सकता है। मेटल्स के जैसी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी, और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स के जैसी भी होती हैं। तो हाइड्रोजन जो है वो नॉन मेटल्स के साथ भी रिएक्ट कर लेता है और मेटल्स के साथ भी रिएक्ट कर लेता है। तो यहां पर हम देखते हैं, नॉन मेटल्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म देयर हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन कर लेते हैं नॉन मेटल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। वाटर की फॉर्मेशन जब हम लिखते हैं तो इस तरीके से लिखी जाती है, H2 + ½ O2। अब देखो ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? वाटर, जो कि लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। तो वाटर को हम क्या कह सकते हैं? इट इज अ हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन। मतलब ये एक नॉन मेटल का कंपाउंड है हाइड्रोजन के साथ। तो एक कंपाउंड तो ये हो गया एज एन एग्जांपल, जिसमें नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। एक और ऐसा ही एग्जांपल देख लेते हैं। इसको बोला जाता है बॉन्ड हेबर प्रोसेस। रिएक्शन होती है इस तरीके से, नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस अमोनिया गैस। ये रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो फर्टिलाइजर बनाने के लिए यूज की जाती है। अमोनिया गैस जो है इसको फर्टिलाइजर बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो ये कैसे बनती है? जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है तब अमोनिया गैस प्रोड्यूस होती है। तो यहां पर नाइट्रोजन क्या है? एक नॉन मेटल, और नॉन मेटल किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? हाइड्रोजन के साथ। तो जो कंपाउंड बनेगा दिस इज कॉल्ड हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन। तो ये हो गया सेकंड एग्जांपल। ऐसे ही एक और एग्जांपल जो है वो ले लेते हैं। ये यूज करते हैं हम अपनी लेबोरेटरी के अंदर केमिकल इज कॉल्ड HCl। अब HCl कैसे बनाया जाएगा? तो H2 इट रिएक्ट्स विद Cl2 गैस। हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद Cl2 गैस। इस रिएक्शन को कराने के भी हमारे पास कई मेथड्स हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि HCl जो कि एक एसिड यूज किया जाता है लेबोरेटरी के अंदर और इंडस्ट्रीज के अंदर भी, वो हाइड्रोजन की और क्लोरीन की रिएक्शन से प्रोड्यूस हो सकता है।
तो क्लोरीन क्या है? एक नॉन मेटल। नॉन मेटल किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? हाइड्रोजन के साथ। तो ये कंपाउंड क्या कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड अ हाइड्राइड ऑफ क्लोरीन। तो ये सभी एग्जांपल्स जो हैं इसमें हम देख रहे हैं नॉन मेटल इज रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन टू फॉर्म इट्स हाइड्राइड्स। तो ये हो गई हमारी रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद हाइड्रोजन। इसके बाद में आते हैं हम हमारी नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी। नॉन मेटल्स जो होते हैं दे रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद मेटल्स। अब देखो बच्चों, नॉन मेटल मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्ट्स विद मेटल टू फॉर्म आयोनिक कंपाउंड्स। एग्जाम्पल, सोडियम मेटल होता है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, कंपाउंड बनाता है NaCl। तो NaCl दैट इज कॉमन सॉल्ट जो हम खाते हैं, वो एक मेटल और एक नॉन मेटल से मिलके बना हुआ है। एक और एग्जांपल, मैग्नीशियम इट रिएक्ट्स विद क्लोरीन गैस टू फॉर्म MgCl2। ऐसे ही एक और एग्जांपल, पोटेशियम रिएक्ट्स विद क्लोरीन गैस टू फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल। ऐसे ही मैग्नीशियम ऑन कंबशन इन एयर इट प्रोड्यूसेस मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये सभी कंपाउंड्स जो हैं दे आर आयनिक कंपाउंड्स। व्हाई? बिकॉज दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू अ रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। दिस इज अ मेटल, दिस इज अ नॉन मेटल। तो ये सभी मेटल्स हैं, इधर सभी नॉन मेटल्स लिखे हैं, ये कंपाउंड्स कहलाएंगे आयनिक कंपाउंड्स। तो ये हो गई केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अगर इसका रीजन जो है वो आपसे पूछा जाए कि व्हाई अ नॉन मेटल इट रिएक्ट्स विद मेटल, तो इसके पीछे रीजन ये है, मेटल्स जो होते हैं दे हैव अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। Metals have a strong tendency to donate electrons, and non-metals have strong tendency to accept electron. तो मेटल्स जो है वो डोनेट करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन, और नॉन मेटल्स जो है वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और उस इलेक्ट्रॉन को नॉन मेटल एक्सेप्ट कर लेता है। इस तरीके से आयंस की फॉर्मेशन हो जाती है और आयंस मिलके क्या बना लेते हैं? आयनिक कंपाउंड। तो ये रीजन था कि मेटल नॉन मेटल के साथ क्यों रिएक्ट कर लेता है। केमिकल प्रॉपर्टीज यहां पर कंप्लीट हो जाती हैं नॉन मेटल्स की। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट टॉपिक के ऊपर। द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज एन आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? तो अभी जैसा कि हमने लास्ट प्रॉपर्टी में देखा था, दीज आर द केमिकल कंपाउंड्स, दीज आर द केमिकल कंपाउंड्स formed due to reaction between metals and non-metals। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में रिएक्शन जब होती है तब जो कंपाउंड बनता है दैट इज कॉल्ड आयनिक कंपाउंड।
इसको एक और तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, द केमिकल कंपाउंड्स formed by cation and anions, they are called ionic compounds। तो ये हो गई डेफिनेशन आयनिक कंपाउंड्स की। अब हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स की। हाउ आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। तो प्रिपरेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। देखो बच्चों, यहां पर इसकी हम शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखते हैं नोबल गैसेस का। नोबल गैसेस जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो क्या रहेगा, वो भी के प्रिंसिपल शेल। इसको इस तरीके से लिख देते हैं KLMN। तो इसमें के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं हीलियम में। इसके बाद आती है नियॉन की बारी। नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 10। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब आप लिखोगे तो के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। तो ये हो गया नियॉन का कन्फिगरेशन। आर्गन का देखते हैं। आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18। 18 इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे 2 8 8। तो एम शेल के अंदर इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके बाद में आ जाता है क्रिप्टन। क्रिप्टन के अंदर एटॉमिक नंबर होता है 36। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा 2 8 8 18। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया नोबल गैसेस का। अब देखो, नोबल गैसेस जो हैं इनके नाम में नोबल वर्ड क्यों लगा हुआ है, बिकॉज दे आर फाउंड इन प्योर स्टेट। ये किसी के साथ भी कंपाउंड्स नहीं बनाती, इनके एटम्स जो हैं वो सिंगल एग्जिस्ट करते हैं और इसी वजह से इनके नाम में नोबल वर्ड जो था वो जोड़ा गया। तो यहां पर हमें ये बात याद रखनी है इन गैसेस के बारे में कि दीज गैसेस आर फाउंड एज अ सिंगल एटम एंड दे डू नॉट रिएक्ट विद एनी अदर एलिमेंट। मतलब इनडायरेक्टली हम ये कह रहे हैं दीज आर स्टेबल गैसेस। तो दीज गैसेस आर फाउंड इन मोनोएटॉमिक फॉर्म because they do not react with other substances। और क्यों नहीं रिएक्ट करती, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो कैसा है, स्टेबल है। दिस इज ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो क्योंकि नोबल गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टेबल होता है और इसी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की वजह से ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करती, तो बाकी के जो एलिमेंट्स हैं जो हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं वो सभी ऐसा ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अटेन करना चाहते हैं। किसी भी तरीके से ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मिल जाए जो नोबल गैसेस के पास है तो वो भी स्टेबल हो जाएंगे और फिर फर्दर आगे जो है वो उनकी भी और रिएक्शंस नहीं होंगी। और इसी स्टेबिलिटी को अटेन करने के कोशिश करते समय एलिमेंट्स जो है वो क्या करते हैं, या तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं या फिर वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो आपको नोबल गैसेस जो है अगर ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अटेन करना है तो आपको इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको लूज या गेन करना होगा। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं मेटल्स के
और कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे नॉन मेटल्स के, इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसा है। तो देखो हम शुरुआत करते हैं मेटल से। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा 281। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 288 और यहां पर आ जाएगा 1। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा? 2882। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, इसका कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा? 282। तो अब हमें एक और एग्जांपल देख लो। एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर 13, कन्फिगरेशन इज 283। तो इन सभी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में हमें क्या चीज दिखाई दे रही है कि इनके जो आउटर मोस्ट शेल है, जो सबसे बाहर वाला शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन बना गया है, इसके अंदर या तो एक इलेक्ट्रॉन है या 2 इलेक्ट्रॉन है या 3 इलेक्ट्रॉन है। तो मैं यहां पर ये पॉइंट नोट कर रहा हूं, मेटल्स हैव 1, 2 और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो आउटर मोस्ट शेल में मेटल्स के अंदर या तो एक इलेक्ट्रॉन है या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब मेटल्स कैसा होना चाहते हैं? मेटल्स जो है वो अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नोबल गैस के जैसा करना चाहते हैं। और नोबल गैस का कन्फिगरेशन क्या था? अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 होता है, नियॉन का कन्फिगरेशन होता है 28, आर्गन का कन्फिगरेशन होता है 288, क्रिप्टन का कन्फिगरेशन होता है 28818। तो देखो सोडियम जो है इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जो है वो एक्स्ट्रा है नियॉन से। नियॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स थे, ये स्टेबल था। सोडियम के पास 11 है। तो अब सोडियम के पास 2 ऑप्शन है, या तो ये कहीं से 7 इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट कर ले और अपना कन्फिगरेशन जो है वो आर्गन के जैसा बना ले। तो 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1 + 7 8, यहां पर नंबर आ जाएगा 8 और ये कन्फिगरेशन कैसा हो जाएगा? आर्गन के जैसा। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि ये एक इलेक्ट्रॉन, इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर दें। अगर ये इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 2 और 8, और फिर ये कैसा हो जाएगा? फिर ये हो जाएगा नियॉन के जैसा। तो दोनों में से कौन सा ऑप्शन इजी है? 7 इलेक्ट्रॉन अरेंज करना इजी है या फिर एक इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी है? तो आंसर आता है एक इलेक्ट्रॉन लूज करना ज्यादा आसान है 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से एक्सेप्ट करने से। तो इस वजह से सोडियम क्या करता है? सोडियम अपना एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो इस शेल में प्रेजेंट है ये लूज कर देता है, और लूज करने के बाद क्या हो जाएगा? सोडियम जो है ये एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर लेगा, Na पॉजिटिव बना देगा। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na पॉजिटिव आयन बना लेता है और नियॉन जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अटेन कर लेता है। अब देखते हैं पोटेशियम की बात। पोटेशियम के सामने भी 2 ऑप्शंस थे, या तो ये कहीं से 17 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर ले और क्रिप्टन के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अटेन कर ले, या फिर दूसरा ऑप्शन है एक इलेक्ट्रॉन लूज कर ले और आर्गन के जैसा कन्फिगरेशन अटेन कर ले। तो दोनों में से कौन सा ऑप्शन इजी है? एक इलेक्ट्रॉन लूज करना ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू 17 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से अरेंज करना। तो इस वजह से पोटेशियम भी क्या करता है? पोटेशियम भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करके के पॉजिटिव आयन बना लेता है और अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आर्गन के जैसा कर लेता है। अब आते हैं कैल्शियम पे। कैल्शियम जो है ये क्या करेगा? तो देखो कैल्शियम जो है इसका कन्फिगरेशन क्या है? 2882। इसके सामने भी 2 ऑप्शंस रहेंगे, या तो ये कहीं से 16 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अरेंज कर ले
और अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्रिप्टन के जैसा कर ले, या फिर ये इन दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे और लूज करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर्गन के जैसा कर ले। तो दोनों में से कौन सा ऑप्शन ज्यादा इजी है? दो इलेक्ट्रॉन लूज करना ज्यादा इजी है। तो इस वजह से ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करके आर्गन के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन कर लेता है। मैग्नीशियम को देखो, कन्फिग्रेशन है 282। इसके सामने भी दो ऑप्शन आ गए। क्या क्या ऑप्शन है? या तो ये कहीं से 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो अरेंज करे और अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर्गन के जैसा कर ले, या फिर ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करे और दो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद कन्फिग्रेशन नियॉन के जैसा कर ले। तो कौन सा ऑप्शन इजी है? दो इलेक्ट्रॉन लूज करना ज्यादा आसान है 6 इलेक्ट्रॉन कहीं से अरेंज करने की बजाय। तो यहां पर भी हम क्या देखते हैं कि मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन लूज करके Mg2 पॉजिटिव आयन बना लेता है। ऐसे ही कैल्शियम का भी लिख सकते हो, कैल्शियम जो है वो भी दो इलेक्ट्रॉन लूज करके Ca2 पॉजिटिव आयन बना लेता है। अब हम आ जाते हैं लास्ट एल्यूमिनियम पे। एल्यूमिनियम के केस में देखिए क्या होगा। एल्यूमिनियम के केस में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आउटर मोस्ट शेल में। अगर ये कहीं से 5 इलेक्ट्रॉन्स अरेंज कर लेता है तो इसका कन्फिग्रेशन कैसा हो जाएगा? आर्गन के जैसा। या फिर ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर दे, तो 5 इलेक्ट्रॉन गेन करने से ज्यादा आसान है 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना लेता है? नियॉन के जैसा कन्फिग्रेशन अटेन कर लेता है। तो यहां हम लिख सकते हैं एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इस पे 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये सभी एटम्स, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन लूज करने की अवेलेबिलिटी जो है वो ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन कहीं से अरेंज करना, इस वजह से ये सभी एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं और इसी वजह से ये कहलाते हैं मेटल्स। मेटल्स उन एलिमेंट्स को बोला जाता है जो इलेक्ट्रॉन लूज इजीली कर देते हैं। तो मेटल्स हैव अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड अटेन नोबल गैस कन्फिग्रेशन। तो इस वजह से मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। अब हम देखते हैं नॉन मेटल्स का केस। नॉन मेटल के केस में देखिए क्या होगा। नॉन मेटल्स एग्जाम्पल लेते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन का। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। इसका कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा? इसका कन्फिग्रेशन हो जाएगा 2 and 5। ऑक्सीजन का देखिए एटॉमिक नंबर 8, कन्फिग्रेशन 2 and 6। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, कन्फिग्रेशन 2, 8, 7। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, कन्फिग्रेशन 2 and 7। अब देखो बच्चों, ये सभी क्या है? नॉन मेटल्स। और इन नॉन मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में हमें क्या दिख रहा है? कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5, 6, 7। तो यहां पर आप एक स्टेटमेंट लिख लो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कन्फिग्रेशन, नॉन मेटल्स हैव 4, 5, 6 and 7 valence electrons in their outermost shells। ठीक है। अब इसके साथ भी हम उसी तरीके से स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमें कैसे करने हैं? नोबल गैसेस के जैसे बनाने हैं। तो ये एलिमेंट क्या करेगा? इसके सामने भी वही ऑप्शंस आएंगे जो मेटल्स के सामने थे। नाइट्रोजन जो है इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में। अगर इसको कहीं से 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका कन्फिग्रेशन कैसा हो जाएगा? नियॉन के जैसा। और दूसरा ऑप्शन क्या है? अगर ये इन 5 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे तो इसका कन्फिग्रेशन कैसा हो जाएगा? हीलियम के जैसा। तो देखो यहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ रहे हैं, गेन करने पड़ रहे हैं कम इलेक्ट्रॉन्स, तो गेन करेगा ये एटम और इस वजह से नाइट्रोजन जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन आराम से एक्सेप्ट कर लेता है और N3- बना लेता है। तो गेन करना ज्यादा इजी है क्योंकि लूज ज्यादा इलेक्ट्रॉन करने पड़ रहे हैं अब इस नॉन मेटल को।
तो इस वजह से नाइट्रोजन जो है वो यहां पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, लूज नहीं करेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, दैट इज ऑक्सीजन वाला केस। ऑक्सीजन के पास 6 आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स है। अगर इसको कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा नियॉन के जैसा। लेकिन अगर इसको इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलते तो इसके पास सेकंड ऑप्शन ये है कि ये 6 इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे दे। जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ते हैं तो कम इलेक्ट्रॉन्स अगर गेन करने पड़ते हैं तो गेन करना ज्यादा इजी होता है एज कंपेयर टू लूज करने से। तो क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स गेन कम करने पड़ रहे हैं, इस वजह से ऑक्सीजन क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से अरेंज करके और O2 नेगेटिव आयंस बना लेता है। तो ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा बल्कि ये कहीं से इलेक्ट्रॉन्स अरेंज करेगा और एनायन मतलब नेगेटिवली चार्ज आयन की फॉर्मेशन करता है। अब इसको देखिए, क्लोरीन जो है इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको अगर कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा, आर्गन के जैसा। और दूसरा ऑप्शन क्या है, ये इन 7 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे। अगर ये इन 7 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा, नियॉन के जैसा। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन लूज करना जो है वो इजी नहीं है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना जो है वो इजी है। इस वजह से क्लोरीन भी क्या करता है, क्लोरीन भी 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से एक्सेप्ट करके Cl नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन कर लेता है और नोबल गैस के जैसा कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता है। फ्लोरीन के केस में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके पास भी 2 ऑप्शन है, या तो ये कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट कर ले और कॉन्फ़िगरेशन कैसा कर ले, नियॉन के जैसा। दूसरा ऑप्शन क्या है, ये 7 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दे और लूज करने के बाद में कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाए, हीलियम के जैसा। तो कौन सा रास्ता आसान है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान है 7 इलेक्ट्रॉन लूज करने से। इस वजह से फ्लोरीन भी क्या करेगा, क्लोरीन की तरह ही 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से अरेंज करके और F नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये बात आप नोट कर लेना कि किसी भी एलिमेंट में अगर 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो उन इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। अगर किसी भी एलिमेंट में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में, सबसे बाहर वाले शेल में, तो वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट मैं यहां पर लिख देता हूं। मेटल्स हैविंग 1, 2 or 3 electrons in their valence shell have tendency to lose these electrons, attain noble gas configuration and form cation। तो इसी वजह से मेटल्स जो है वो आपको कैटायंस बनाते हुए दिखेंगे। दूसरी तरफ नॉन मेटल्स हैव 4, 5, 6 और 7 valence electrons, hence they have tendency to gain electron and attain noble gas configuration, so they form anion। अब इस चीज को हम यहां पर समझाते हैं एक एग्जांपल लेके। NaCl सोडियम क्लोराइड, ये एक आयनिक कंपाउंड है और ये किससे बना है, ये बना है सोडियम से और क्लोरीन से, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो कैसे बनता है ये आयनिक कंपाउंड, अभी जो हमने डिस्कस किया इसी चीज का यूज करके ये आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। देखो अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ NaCl।
सोडियम एटॉमिक नंबर होता है 11, कॉन्फ़िगरेशन हो गया 281। इसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम एक डॉट से दिखाएंगे इस तरीके से। दूसरी तरफ हमारे पास है क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन हो गया 287। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के पास, तो इसको हम दिखाएंगे इस तरीके से, 7 क्रॉस लगाएंगे, मतलब ये 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखो सोडियम जो है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या हो जाएगा, आफ्टर लूजिंग दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन सोडियम अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो इसी वजह से सोडियम क्या करता है, अपना ये इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को ट्रांसफर कर देता है। हेंस इट डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन टू Cl and forms Na पॉजिटिव आयन। तो सोडियम जो है वो इसी वजह से अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। दूसरी तरफ क्लोरीन है, तो यहां पर हम लिखेंगे कि क्लोरीन हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। इट रिक्वायर्स 1 more electron to attain noble gas configuration, so it accept 1 electron from sodium and forms Cl negative ion। तो ये सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बन गया, Na पॉजिटिव, और ये क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बन गया, Cl नेगेटिव। तो ऑपोजिट चार्ज आ गया, ये बन गया कैटायन और ये बन गया एनायन। अब हमने पढ़ा था कि कैटायंस और एनायंस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, बोथ दीज कैटायंस एंड एनायंस अट्रैक्ट ईच अदर through electrostatic force of attraction and forms an ionic bond. Both these cations and anions attract each other and forms ionic compound। तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करते हैं और आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा NaCl के फॉर्मेशन का एक्सप्लेनेशन। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल जो है वो भी अब हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, ये भी एक आयनिक कंपाउंड है। तो देखो इसकी फॉर्मेशन भी आप इसी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, कॉन्फ़िगरेशन होता है 282। इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, तो हम इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को 2 डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी तरफ है हमारे पास क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन हो गया 287। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 7, तो इन 7 इलेक्ट्रॉन्स को हम 7 क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से। अब देखो इस कंपाउंड में मैग्नीशियम का एक एटम क्लोरीन के 2 एटम्स के साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। तो हम यहां पर 2 एटम्स बनाएंगे क्लोरीन के अलग अलग। तो अब क्या होगा, मैग्नीशियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। इन दोनों में से एक इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन का एटम और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन का एटम क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। जब मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो ये क्या बनाएगा, Mg2 पॉजिटिव,
और जब ये दोनों क्लोरीन के एटम एक एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे 2 Cl नेगेटिव आयंस। तो हम ओवरऑल क्या लिख सकते हैं, 2 क्लोरीन के एटम 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके 2 Cl नेगेटिव आयंस बनाते हैं। तो ये Mg2+ इस Cl नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा और ये बना लेंगे आपस में एक आयनिक कंपाउंड, और इस आयनिक कंपाउंड को कैसे लिखा जाएगा, MgCl2। तो ये हो गई MgCl2 की फॉर्मेशन का एक्सप्लेनेशन। तो इसी तरीके से आप स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखोगे कि मैग्नीशियम हैज 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो इट डोनेट्स इट्स 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Mg2 पॉजिटिव आयन एंड इट अटेन्स अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लाइक नियॉन। क्लोरीन जो है 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, किसके जैसा बन गया, ये बन गया आर्गन के जैसा। तो इस वजह से 2 Cl नेगेटिव आयंस जो है वो बन जाते हैं मैग्नीशियम जब 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है तब। अब ये आयंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और अट्रैक्ट करने के बाद ये क्या कर लेते हैं, आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन। तो ये हो गई फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं MgCl2 को। तो ये थी प्रिपरेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स।